But the next one topic is internodal pathway and the transmission of the cardiac impulse to the atria. Internodal pathways अब कौन से होते हैं? एक तो मैंने बताया ना कि एक साइनस नोड, अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा हमने साइनस नोड के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे ना इसके पाथवेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पाथवेज होते कौन कौन से? एक इंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर, इंटरनोडल पाथवेज, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ओके इसकी 3 वॉल्स होती हैं। एक होती है हमारे पास इंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर। इंटरनोडल पाथवेज में 3 वॉल्स होती हैं। ए से हमारे पास आ गई इंटीरियर वॉल, ये मीडियल वॉल है, एंड देन दिस इज़ पोस्टीरियर वॉल। मैंने थोड़ी सी रफ सी डायग्राम बनाई है। इसके बाद आता है हमारे पास एवी नोड आता है, उसके बाद ये जो है एवी बंडल आएगा, एवी बंडल आएगा, एंड देन दिस इज़ द प्रिकेंजी फाइबर्स, प्रिकेंजी फाइबर्स PF, ठीक है। अच्छा अब ये ट्रांसमिशन होती कैसी है? ये जो सारे का सारा है ना, ये सारा पार्ट जो है ये साइनस नोड का है, ठीक है। साइनस नोड से जो इम्पल्स आएगी ना वो 0.03 सेकेंड तक पहुंचेगी AV नोड तक, ठीक है। 0.03 सेकेंड्स के बाद जो है वो AV नोड तक पहुंचेगी, ठीक है। AV नोड में जो इम्पल्स है ना वो 0.09 सेकेंड्स के लिए 0.09 सेकेंड्स के लिए जो है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारे पास 0.3 और 0.9 कितना हो गया? 0.12 हो गया, 0.12 हो गया। ऑलराइट, ठीक है। अभी ये AV नोड तक पहुंची है। इसके बाद AV बंडल तक, यहाँ तक पहुंचने के लिए मतलब इसे 0.04 सेकेंड और लगेंगे, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 0.16, ठीक है। ये मतलब कि टोटल मींस इसका मतलब ये है कि साइनस नोड से जो AV नोड तक आते हुए इम्पल्स जो ट्रांसफ़र हुई उसमें कितना टाइम लगा? 0.03 सेकेंड्स लगे। इसके बाद जो AV नोड में जो इम्पल्स है ना वो डिले हो जाती है। वो डिले क्यों होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। बस अभी ये याद रखें कि AV नोड में जो है इम्पल्स डिले होती है 0.09 सेकेंड्स के लिए। डन। इसमें मतलब कि साइनस नोड से लेकर AV नोड में टोटल हो गए हमारे पास 0.12, ओके। इसके बाद AV बंडल तक पहुंचने के लिए इसको 0.04 सेकेंड मोर लगे। 0.12 में 0.04 सेकेंड ऐड करें तो टोटल हो जाता है हमारे पास 0.16। इसको पूरा रास्ता कवर करने में 0.16 सेकेंड लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और ये आता होता है। अब हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे। The impulse after traveling through the internodal pathway reaches the AV node in the 0.03 seconds after the origin in the sinus node, ठीक है। बात क्लियर होगी। जैसे मैंने आपको बताया 0.3 सेकेंड्स के बाद जो है वो AV नोड तक पहुंच जाती है। साइनस नोड से AV नोड तक पहुंचने के लिए इसको 0.3 सेकेंड्स लगते हैं। उसके बाद डिले हो जाती है इम्पल्स फॉर 0.09 सेकेंड्स के लिए, एंड देन AV बंडल तक पहुंचने के लिए इसको दोबारा से 0.04 सेकेंड लगते हैं, एंड देन टोटल जो है वो हमारे पास हो जाता है 0.16, ओके। अच्छा अब इन्होंने बताया है द टोटल डिले ऑफ AV नोड एंड AV बंडल जो है वो 0.13 सेकेंड्स होता है। मतलब कि AV नोड में जो डिले होता है 0.09 सेकेंड्स के लिए और AV बंडल में 0.03 सेकेंड्स के लिए, तो टोटल हमारे पास हो गया 0.13 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब कि 0.09 और 0.04 ऐड करें तो हमारे पास 0.13 आता है, ठीक है। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है और आता होता है। अब ये स्लो कंडक्शन जो है वो AV नोड में क्यों हो रही है? बिकॉज इसमें मैं यहाँ पे एक मेंशन करती हूँ, जंक्शन, गैप जंक्शन जो है वो बहुत कम होते हैं। गैप जंक्शन जो हैं वो बहुत कम होते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है। इन 3 फैक्टर्स की वजह से जो है वो AV नोड में इम्पल्स जो है वो बहुत कम, बहुत स्लो ट्रैवल करती है। द स्लो कंडक्शन इज़ ट्रेडिशनल नोडल एंड पेनिट्रेटिंग AV बंडल इज़ caused mainly by the diminished number of the gap junction। देखें इधर भी मेंशन किया हुआ है, गैप जंक्शंस की वजह से होता है। इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, एंड देन द कंडक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। एंड इट्स स्लो टू एक्साइट, ठीक है। ये एक्साइट करते हैं, स्लोली एक्साइट करते हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज़ रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द वेंट्रिकुलर प्रिकेंजी फाइबर्स। अच्छा प्रिकेंजी फाइबर्स में ऐसा क्या हो जाता है कि उसमें जो रैपिड ट्रांसमिशन, उधर भी तो अब इम्पल्स जानी है, अभी तो हमने सिर्फ AV बंडल तक पढ़ा है। आगे प्रिकेंजी फाइबर्स में ये लेफ़्ट और राइट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अभी होते कैसे हैं?
प्रिकंजी फाइबर्स में आज टोटल हमारे पास 0.16 सेकेंड्स हो गए थे ना। ओके, जब ये प्रिकंजी फाइबर्स में आते हैं ना तो इसको 0.03 सेकेंड्स लग जाते हैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन को एक्साइट करने के लिए। मतलब कि प्रिकंजी फाइबर्स है ना, लेट्स सपोज ये जो हैं ये प्रिकंजी फाइबर्स हैं, ठीक है। इसके जो है ये एक लेफ़्ट साइड समझ लें और ये राइट साइड समझ लें, ठीक है। इस जो लेफ़्ट साइड है ना इसको एक्साइट करने के लिए 0.03 सेकेंड्स लगे और इसको भी एक्साइट करने के लिए 0.03 सेकेंड्स लगे। तो टोटल हो गया हमारे पास, सॉरी, इस पूरे को एक्साइट करने के लिए हमारे पास, मैं अभी रेज कर देती हूँ, इस पूरे को एक्साइट करने के लिए हमारे पास ये रहा 0.03 सेकेंड्स लगे सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन को, ठीक है। अभी हम इनर मेम्ब्रेन तक नहीं गए। आउटर मेम्ब्रेन को एक्साइट करने के लिए 0.03 सेकेंड्स लगे और जो इनर मेम्ब्रेन है ना उसको एक्साइट करने के लिए दोबारा से 0.03 सेकेंड्स लगे। तो टोटल हमारे पास हो गया 0.06 सेकेंड्स लगे कि जिसमें प्रिकंजी फाइबर्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं एक्साइट हो गए, ठीक है। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। The specialized Purkinje fibers may lead to the AV node through the AV bundles and the ventricle except at the initial portion of the fibers where they penetrate AV bundles fibrous barrier. They have functional characteristic that require the opposite to that of AV node. अच्छा, and the next one point is इसमें ये velocities के बारे में बताया, that is very important, जो कि याद होनी चाहिए। ओके, मैंने हाईलाइट कर दिया, ये याद होनी चाहिए। दे आर वेरी लार्ज फाइबर्स, इवन द लार्जर नंबर एंड द नॉर्मल वेंट्रिकुलर मसल फाइबर हैव ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल एट द वेलोसिटी ऑफ 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज हमने पीछे भी जब रिफ्रैक्टिव पीरियड में पढ़ा था तो एवी नॉड और सॉरी हाँ एट्रिया वेंट्रिकल का जो रिफ्रैक्टिव पीरियड था वो 0.3 to 0.5 था, और लेकिन जो प्रिकिंजी फाइबर्स की वेलोसिटी की स्पीड थी ना वो हमारे पास ज़्यादा थी, वो 4 मीटर पर सेकेंड थी। ओके, रिफ्रैक्टिव पीरियड में नहीं, ये हमने पढ़ा था उसमें वेलोसिटी में, सॉरी मैं गलत हो गई, वेलोसिटी में जब हमने इसको डिस्कस किया था तब प्रिकंजी फाइबर्स की वेलोसिटी जो हैं वो एवी नॉट से ज़्यादा होती हैं। अब ये ज़्यादा क्यों होती हैं, ये क्वेश्चन आता है। इसमें देखें, मैंने जैसा बताया कि डिले क्यों होती हैं। अब डिले हुई थी किस वजह से, गैप जंक्शन कम होने की, गैप जंक्शन बहुत कम थी। इसमें जो गैप जंक्शन है ना वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसमें जो कंडक्टिविटी है ना वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जो फैक्टर्स इसमें कम थे इसमें ज़्यादा होंगे। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है ना इसमें कम होगी ताकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्पल्स है ना वो ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है, रैपिड ट्रांसमिशन हो सके इम्पल्स की, ठीक है। ओके, द वन वे कंडक्शन थ्रू द एवी बंडल, वन वे ऑफ कंडक्शन कैसे होती है। ओके, वन वे कंडक्शन ऑफ द, अच्छा, अगर हमारे पास जो इम्पल्स है वो एवी बंडल तक पहुंच गई है, जैसे एस नॉट से क्रॉस किया उसने, फिर एवी नॉट से क्रॉस किया एंड देन एवी बंडल तक पहुंच गई, अब वो वापस नहीं जा सकती। वो एक ही सूरत में वापस जा सकती है, या फिर वो हार्ट फेलियर हो या फिर कोई अबनॉर्मल एरिथमिया क्रिएट हो जिसकी वजह से जो इम्पल्स है ना वो दोबारा रिसर्कुलेट हो। लेकिन नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल पेशेंट में, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल इंडिविजुअल में जो है वो ऐसा नहीं होता। नॉर्मली एक इम्पल्स एट्रियल टू वेंट्रिकल पूरा पाथवे कवर कर दे तो दोबारा से नहीं जाएगी, ये वन वे पाथवे है। इसमें बेसिकली यही बताया हुआ है, इसमें सारा ये डिस्कस किया हुआ है सारे गाइडलाइन में, ये मैंने सारी गाइडलाइन ही लिखी हुई है, ये सारा कुछ यही बताया है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रिकंजी फाइबर्स इन द वेंट्रिकल्स, द लेफ्ट एंड द राइट बंडल ब्रांचेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रिकंजी फाइबर्स, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि कैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। जो प्रिकंजी फाइबर्स होते हैं ना उसके पहले आउटर मेम्ब्रेन एक्साइट होती है, फिर देन इनर मेम्ब्रेन एक्साइट होती है। आउटर मेम्ब्रेन 0.03 सेकेंड्स के लिए होती है और इनर मेम्ब्रेन को भी 0.03 सेकेंड्स लगते हैं, टोटल 0.06 सेकेंड्स लगते हैं। ओके, अच्छा, इसको रीड कर लीजिए। अभी हम हार्ट की रिदमिसिटी को ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आता है कंट्रोल ऑफ एक्साइटेशन एंड द कंडक्शन इन द हार्ट। अब जो हार्ट की एक्साइटेशन हो रही है, उसकी कंडक्शन हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, इसलिए हम स्पीड वाइज चेक करते हैं कि जिसकी वेलोसिटी या जिसकी कंडक्शन ज़्यादा होगी उसको हम पेस मेकर बनाते हैं। पेस मेकर उस सेंस में बनता है जब कोई भी एबनॉर्मेलिटी आए तो वो एक्ट एज अ पंप वर्क कर सके।
अच्छा, इसमें लिखा हुआ है द AV node fiber which is not stimulated by some outside source discharge at an intrinsic rhythmical rate of 40 to 60 times per minute. The Purkinje fiber discharge at the rate somewhere between 15 to 40 beats per minute and the rate that is contrast to the normal rate of sinus node जो है वो 70 to 80 times per minute होते हैं. मतलब कि सबसे ज़्यादा एक्साइटेशन का रेट जो है वो साइनस नोड का 70 to 80 टाइम्स पर मिनट. उसके बाद जो है वो AV नोड का है विच इज़ अबाउट 40 to 60 बीट्स पर मिनट एंड देन Purkinje फाइबर्स का है 15 to 40 बीट्स पर मिनट. एक्साइटेशन का है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंडक्शन. ठीक है, कंडक्शन और एक्साइटेशन एक ही होती है. मतलब कि जो साइनस नोड है ना उसकी कंडक्टिविटी और एक्साइटेबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी दो फाइबर्स Purkinje फाइबर्स एंड AV नोडल फाइबर्स. इसीलिए जो है साइनस नोड को जो है वो हम पेसमेकर एक्ट एज अ पेसमेकर वर्क करता है. ओके, इसी की बात आ जाती है जो अगर हम एबनॉर्मल पेसमेकर, अभी हमने कहा जो साइनस नोड है उसकी रिदमिसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हम उसको पेसमेकर बना देते हैं. अगर किसी भी वजह से हार्ट साइनस नोड में जो है वह अब नॉर्मलिटी आ गया है तो उसकी जगह अब हमने पेसमेकर जो है वो किसी और को बनाना है. ठीक है, पेसमेकर जो है अब हम साइनस नोड की रिदमिसिटी उससे ज़्यादा AV नोड की थी उसको हम बना देते हैं AV नोड को पेसमेकर बना देते हैं. और अच्छा, एक्टोपिक पेसमेकर का मतलब ये होता है कि साइनस नोड की जगह कोई और नोड आ गया, कोई और पेसमेकर बन गया है, कोई अबनॉर्मलिटी की वजह से कोई साइनस नोड जो है वो वर्क नहीं कर रहा, उसकी जगह कोई और काम कर रहा है तो उस पेसमेकर को हम बोलते हैं एक्टोपिक पेसमेकर. यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है द पेसमेकर somewhere else than the sinus node is known as ectopic pacemaker. मतलब कि साइनस नोड के अलावा कहीं भी अगर पेसमेकर बन गया तो हम उसको बोलते हैं एक्टोपिक पेसमेकर. अच्छा, आगे आ जाती है हमारे पास कि ना पेसमेकर अगर साइनस नोड नहीं बना तो AV नोड बन गया. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जैसे इम्पल्स जो है वो ऐसे नोड में कोई भी अब नॉर्मलिटी आ गया, ऐसे नोड से नहीं आ रही, जो हम AV नोड है ना वो थोड़ा टाइम वेट करता है ताकि इम्पल्स जो है वो आ जाए. वो 5 to 20 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा. इस वेट को हम बोलते हैं ओवर ड्राइव सप्रेस. ठीक है, इस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं ओवर ड्राइव सप्रेस. जबकि इम्पल्स जो है नहीं आ रही, साइनस नोड में कोई भी अब नॉर्मलिटी आ गई है जिसकी वजह से इम्पल्स नहीं आ रही, तो क्या होगा कि एक 5 to 20 सेकेंड्स के लिए जो वेट है उसको हम बोलते हैं ओवर ड्राइव सप्रेस. और इसी वेट के दौरान जो है ब्रेन तक ब्लड नहीं जाएगा और इस कंडीशन को फेंटिंग कॉज होगी, लैक ऑफ ब्लड होगा. इस डिजीज़ को हम बोलते हैं स्टोक एडम सिंड्रोम. अच्छा, इस ड्यूरेशन के बाद जो है वेंट्रिकल वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे और कॉन्शियसनेस को दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करेंगे जो कि पूरी नहीं होगी. लेकिन इस पूरे डिजीज़ को बोलते हैं स्टोक एडम सिंड्रोम. जो फेंटिंग कॉज होती है, जो ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचता, उसको हम बोलते हैं स्टोक एडम सिंड्रोम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में हमेशा आती है. इसके बाद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बताया हुआ है. वेंट्रिकुलर इस्केप. अच्छा, वेंट्रिकुलर इस्केप वही होता है कि जो वेंट्रिकल है ना वो खुद कंडक्ट करना शुरू हो गया इम्पल्स. ठीक है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लिखना था, ये ऐसे ही लिखा है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा कि जैसे कोई कार्डियक अरिथमिया आ गया है, हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, तो उसको स्लो डाउन करेगा और उसको नॉर्मलाइज करेगा और हार्ट रेट की एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो हैं हार्मोन वो रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो हार्ट की रिदमिसिटी है वो दोबारा से आने की कोशिश करेगी. ठीक है, इसके बाद आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में आती हैं हमारे पास 3 मेन फैक्टर्स आते हैं. इसमें आते हैं इंक्रीज ऑफ द साइनस नोडल डिस्चार्ज, इंक्रीज ऑफ द कंडक्टिविटी और इंक्रीज, जैसे हमने जो पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था वैसे ही सारा कुछ आ जाता है. इसमें जो हार्ट रेट है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है, रिदमिसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है. इसके बाद जो है वो साइनस नोडल डिस्चार्ज जो है, मतलब कि सोडियम और कैल्शियम का डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. और दैट्स ऑल. थैंक यू.